हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है प्याजे, वाइगस्की और कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड। तो इस थ्योरी को हम क्विक रिवीजन के थ्रू पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा मेन फोकस होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको सीटेट में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी आपका 7 से 8 नंबर का ये टॉपिक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको लास्ट मिनट रिवीजन में ज़रूर रखिए और इसको पढ़िए और उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। तो अभी हम लास्ट मिनट रिवीजन के रूप में इस टॉपिक को लेंगे। मुझे ये पता है कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया है, फिर भी एक बार और पढ़ते हैं इस टॉपिक को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपकी सीटेट टारगेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक और पढ़ते हैं क्या बताया प्याजे ने, क्या बताया वाइगस्की ने और क्या बताया कोल्सबर्ग ने, यानी इनकी थ्योरी को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याजे के बारे में पढ़ेंगे। प्याजे क्या थे? पूरा नाम जीन प्याजे। क्या नाम था? जीन प्याजे। और इन्होंने किस थ्योरी को दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दिया था, यानी प्याजे ने बताया था। संज्ञानात्मक विकास हमारा कैसे होता है उसके बारे में किसने बताया? प्याजे ने बताया। यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे? जीन प्याजे, है ना। ये इनको किस नाम से हम और जानते हैं? ये है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे बोलते हैं? जीन प्याजे को। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है, किस तरह से हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है उसके बारे में किसने बताया हमें? जीन प्याजे ने, यानी प्याजे ने। पूरा नाम जीन प्याजे और प्याजे के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो क्या है, कौन है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? आपको याद रखना चाहिए जीन प्याजे। अगर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है तो वो होंगे थॉर्नडाइक, यानी E.L. थॉर्नडाइक है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाना। यानी आप किसी भी चीज को लेके जब आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करके उस कंफ्यूजन को क्लियर करके आप कहाँ जाते हैं? बैलेंस के फॉर्म में जाते हैं। वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। तो इन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया। क्या था? पहला स्कीमा, दूसरा एसिमिलेशन और तीसरा एकोमोडेशन। स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। व्हाट इज मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज? जैसे किसी भी चीज का पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो होता है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये क्या है? मोबाइल फोन है। इस फोन का क्या है? आपके माइंड में एक मेंटल स्ट्रक्चर बन गया है। जब आप पहली बार इसको देखोगे तो इसका नाम आपको बताया जाएगा कि ये क्या है? फोन है, ठीक है। जब दोबारा आप देखोगे तो आप एक बार आपके माइंड में इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आप क्या करोगे? जब भी कोई किसी दूसरे के भी हाथ में आप फोन देखोगे तो आप क्या बोलोगे? ये तो मोबाइल फोन है ना, ये तो फोन है। तो किसी भी चीज का मेंटल स्ट्रक्चर आपके माइंड में बनना वो होता है कॉग्निटिव, वो होता है स्कीमा, है ना। जिसको हम मेंटल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का इमेज आपके माइंड में क्या होता है? बन जाना। जैसे ये आप पेन है, पेन का आपके माइंड में क्या होता है? एक मेंटल स्ट्रक्चर बना है कि पेन कुछ इस तरह का दिखता है और जब भी आप दोबारा पेन देखोगे तो आप इजीली पहचान लोगे। इसी तरह बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मेंटल किसी भी चीज का इमेज हमारे माइंड में बनना वो होता है स्कीमा, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हम बने हुए स्कीमा में कोई नए इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। हमने देखा ये किस कलर का पेन है? ब्लू कलर का पेन है, तो हमारे माइंड में ब्लू कलर के पेन का इमेज बन गया। जब हम ब्लैक कलर का पेन देखेंगे तो हमारे माइंड में क्या बनेगा कि अच्छा, पेन जो होता है वो ब्लैक कलर का भी होता है। तो उस पेन के जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में बनी है कि जो पेन होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसमें एक और स्कीमा हम ऐड करेंगे और हमारे स्कीमा क्या बनेगा कि पेन ब्लू भी होता है और पेन ब्लैक भी होता है। यानी पेन का स्कीमा दो कलर के, 3 कलर के, 4 कलर के, हर तरह के पेन हो सकते हैं। ये होना किसी भी नए इंफॉर्मेशन को आप ऐड कर रहे हो, यानी पेन का इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, आपने और इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड किया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एडिंग और मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन फिट इन योर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड।
यानी आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में आप नए इन्फॉर्मेशन को जोड़ते हो, जब भी आए क्वेश्चन में ना कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो, है ना, अपने स्कीमा में, तो वो होता है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जब आप किसी चीज को, किसी जो स्कीमा आप में बनी हुई है, मान लीजिए वो गलत स्कीमा बन गई है, जब उसको आप सही करते हो, मॉडिफाई करते हो, एकोमोडेशन आएगा तो आपको मॉडिफिकेशन वर्ड मिलेगा, जस्टिंग एडजस्टिंग में मिलेगा, चेंजेस मिलेगा, है ना। जब आप पुराने स्कीमा को चेंज करते हो कि नहीं, ये जो मैंने मेरे मन में ये जो इसकी इमेज बनी थी ये गलत है, ये तो ये है ना, इसको तो हम इस तरह से लेंगे, है ना, जैसे, तो आपको वो होता है एकोमोडेशन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एक बार आपको समझाना सही समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे और क्या प्याजे ने हमें बताया। प्याजे ने क्या बताया हमें, उन्होंने बताया कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, 4 स्टेजों से होके गुजरती है। सबसे पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेके 2 ईयर का होता है, यानी 0 से लेके 2 साल तक के बच्चों में सेंसरी मोटर स्टेज आता है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेके 7 साल के बच्चों का होता है। उसके बाद होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेके 11 साल के बच्चों का होता है। और उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 या उससे बड़े बच्चों का होता है। अब एक एक करके जल्दी जल्दी हम थोड़े से इसको पढ़ते जाते हैं सब। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज आपको पता है, बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेके 2 साल तक का होता है। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन इंड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इंड होने का मतलब जैसे आंखों की पलकों का झपकना, आपकी आंख बिना कुछ किए आंखों की पलकें झपकती रहती है, तो ये इंड होता है, याद रखिएगा, है ना। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन इसमें बच्चे करते हैं। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब अपने से बड़ों का नकल करना, और कब करना, उनके नहीं रहने पे, यानी अपने फादर की तरह बिहेव करना। लेकिन कब करेंगे, जब मेरे फादर सामने नहीं होंगे, उनके पीठ पीछे, है ना, तो वो होता है डेफर्ड इमिटेशन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, किसी चीज को पहचान छूने की, है ना, किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक रहना, वो होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। कब होता है, 2 साल तक बच्चे जब आते हैं तो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, जैसे मेरे पास ये एक मान लीजिए मेरे पास एक छोटे बच्चे के पास एक टॉय है, ठीक है ना, वो टॉय से खेल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जब वो 1.5 साल का रहेगा या 1 साल का बच्चा रहेगा, तो अगर मैं उस टॉय को, उस खिलौने को उससे छिपा दूंगी और बोलूंगी कि वो है ही नहीं, वो है हमारे मेरे पास नहीं है, तो वो बच्चा उस चीज को भूल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को 2 साल के बच्चों के साथ अप्लाई करोगे तो वो बच्चा उस चीज को नहीं भूलेगा, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं वो चीज थी यहाँ पर, मैंने अभी उससे खेला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और हमें क्या पढ़ना है आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियानात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है ना। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे इलॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। इलॉजिकल थिंकिंग का मतलब रीजन कुछ और रहेगा और बताएंगे कुछ और, उन्हें पता नहीं रहेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट। किसी भी चीज के बारे में अगर बच्चों से पूछोगे कि बताओ वर्षा क्यों हो रही है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, क्योंकि धूप नहीं है, क्योंकि सन नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बच्चे यहाँ पे नहीं समझते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम लोग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग वाला स्टेज होता है। ठीक है, एनिमिज्म वाली थिंकिंग रहती है, उसको क्या पता होता है कि जितने भी जैसे टेबल चेयर सब में उनको लगता है ना कि जान होता है। कभी कभी छोटे बच्चों को आप देखोगे क्या कि उन्हें टेबल से चोट लग जाता है तो वो टेबल को जाके थप्पड़ लगाते हैं, मारते हैं कि तुमने मुझे मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या समझते हैं कि वो भी लिविंग है, उनमें भी जान है। तो ये होती है एनिमिज्म वाली थिंकिंग। दूसरा होता है इरिवर्सिव ऑफ थॉट, यानी बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता तो पता रहेगा, लेकिन स्कूल से लौटेंगे किस तरह वो रास्ता नहीं पता रहेगा, चाहे वो रास्ता सेम क्यों ना हो। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इसको बोलते हैं, है ना, इरिवर्सिबिलिटी। उनको वो रिवर्स में चीजें नहीं समझ पाते, है ना। उसके बाद होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है
कि बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही पूरी दुनिया सोचती होगी, जैसा मैं सोचता हूँ वैसी ही मेरी मदर भी सोचती होंगी, मेरे फादर भी सोचते होंगे, उनकी थिंकिंग कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टेज का एक लिमिटेशन आप मान सकते हो, यानी कमी मान सकते हो, कि ये जो होता है बच्चों में सैनिट्रेशन रहता है। सैनिट्रेशन का मतलब होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। उन्हें क्या होता है, बच्चे किसी भी चीज को एक तरीके से देखते हैं। बच्चे किसी भी चीज को हाइट के रूप में देखेंगे, उसके विड्थ को यानी उसकी चौड़ाई को इग्नोर कर देते हैं, ये होता है सैनिट्रेशन। और यही वाला जो लिमिटेशन है ना, ये इंप्रूव होता है इसके बाद वाले स्टेज में, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सैनिट्रेशन किस में चेंज हो जाता है, डीसैनिट्रेशन में। यानी बच्चे दोनों तरीके से देखेंगे, हाइट को भी देखेंगे और उसके विड्थ को भी देखेंगे, यानी लंबाई को भी देखेंगे और उसकी चौड़ाई को भी देखेंगे। जैसे गिलास का पानी के एग्जाम्पल आपने इस थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि आपने इस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए मैं इस थ्योरी को थोड़ा जल्दी और फास्ट लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था, यानी 7 से 12 साल की अवस्था होती है, आपको पता है, ठीक है ना। 7 to 11 ईयर का स्टेज कभी कभी, या 7 से 12 भी आप कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं, तर्क सही देते हैं। लेकिन कब तर्क सही देंगे, जब वो कॉन्क्रीट चीजों को, जब वो मूर्त चीजों को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी जो थी वो सही हो जाती है। यहाँ पे डीसैनिट्रेशन यानी कंजर्वेशन पावर बच्चे की डेवलप हो जाती है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप्स बच्चे समझने लगते हैं। क्लासिफिकेशन पावर डेवलप हो जाती है, यानी बच्चे इजीली क्लासिफाई कर लेंगे। बच्चों से कहा जाए कि बहुत सारी ट्रायंगल है, बहुत सारे सर्कल हैं, तो आप इसको क्लासिफाई करो, तो बच्चे सारे ट्रायंगल को एक जगह रख देंगे, सारे सर्कल को एक जगह, यानी बच्चों में क्लासिफिकेशन थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सीरिएशन यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट, यानी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चों की क्लियर हो जाती है। तो ये है 7 से 11 वर्ष, या कभी कभी आपको 7 से 12 वर्ष भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 साल से ऊपर के बच्चों की होती है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। बच्चे सोचने लगते हैं अमूर्त चीजों को भी, मतलब जो चीज उनके सामने नहीं है उन चीजों पर भी वो अच्छे से समझ सकते हैं, उसको बता सकते हैं, वैसी थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। चिल्ड्रन बिकम मोर कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ ए कॉम्प्लेक्स इशू देन इन प्रीवियस स्टेज। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें डेवलप हो जाती है। बच्चे के बारे में प्याजे बोलते हैं कि बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है ना। तो लिटिल साइंटिस्ट जो बच्चे थे वो यहाँ पे साइंटिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगते हैं। और सबसे बड़ा बात प्याजे ने क्या बताई कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है ना, वो हमारे जैसी ही होती है, बट वो क्या कहते हैं, हमारे जितना ही वो सोचते हैं, यानी हम उनके सोचने का जो अमाउंट होता है वो हमारे बराबर ही होता है। यानी बड़ों की तरह जितना बड़े सोचते हैं उतना ही छोटे भी सोचते हैं, लेकिन काइंड जो होता है, सोचने का तरीका जो होता है बच्चों का, वो अलग होता है बड़ों से, है ना। यानी बच्चे कितना सोचते हैं, अमाउंट में हमारे बराबर ही सोचते हैं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं और बच्चे कुछ अलग तरीके से, यानी काइंड अलग होता है, अमाउंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ये थी पियाजे की थ्योरी जो हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे लेव वाइगस्की की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही है ना। और पियाजे और वाइगस्की क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी थे। ये मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगस्की? पियाजे थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और वाइगस्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे मानते थे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, लेकिन अकेले, अपने आप से। लेकिन वाइगस्की का मानना था कि बच्चे सोशल इंटरैक्शन के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, समाज में अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगस्की क्या थे, लेव वाइगस्की ने क्या दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगस्की ने दिया था। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं और पियाजे को हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, ठीक है। फोकस ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, इनका मानना था
इसीलिए इनकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं। इन्होंने 3 चीज पर बहुत अच्छे से फोकस किया और इन्होंने लैंग्वेज के 3 फॉर्म बताए। सोशल स्पीच, जो कि बहुत छोटे बच्चे बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं ना, तो वो होती है सोशल स्पीच। एक होती है प्राइवेट स्पीच और तीसरी होती है इनर साइलेंट इनर स्पीच। जब हम मन में खुद से बातें करते हैं तो वो इनर साइलेंट इनर स्पीच होती है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, बच्चे अपने आप अपनी थिंकिंग को जब रेगुलेट करते हैं। जैसे मैं बच्चों को, आपने देखा होगा कि जैसे बच्चों के हाथ में अगर कोई कार है, आप छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर उनके हाथ में कोई कार है तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। अगर वो कार चला रहे हैं तो वो अपने आप से बातें करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। कैसे बात करेंगे, ये कार है, अब मैं इसको रोड पर ले जा रहा हूँ, अब मैं इसको इस तरह से मोड़ दूंगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, अब नीचे लेके आऊंगा, अब मैं इसको ब्रिज पे चलाऊं। बहुत छोटे बच्चों को, 3-4 साल के बच्चों को आपने इस तरह की स्पीच करते हुए देखी होगी, उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और जब हम बड़े होते हैं तो इनर साइलेंट इनर स्पीच होती है, हम अपने मन में खुद से अपने बातें करते हैं, वो होती है इनर। और ये सब किस लिए, इसको प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हैं, है ना, गवर्न करते हैं। तो ये होती है 3 तरह की स्पीच। किसने दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच हमें वाइगस्की ने दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया था हमें, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने बताए थे कि किसी भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके सोशल इंटरेक्शन पे, उसके कल्चर पर और उसके लैंग्वेज पर। तो ये तीनों चीज पर फोकस किसने किया, लेव वाइगस्की ने किया। क्या थे लेव वाइगस्की, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने बोला था कि समाज के साथ आप अंतःक्रिया करके अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपना बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO के बारे में बताया। मोर नॉलेजेबल अदर वो होता है जो कि आपसे ज्यादा जानता है, जिसके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार अन्य व्यक्ति जो होता है वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। और मोर नॉलेजेबल क्या होता है, आपको स्कैफोल्डिंग देता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प होता है, परमानेंट हेल्प नहीं होता है। जब आप किसी चीज में फंसते हो तो आपको हिंट के थ्रू, आपको क्लू के थ्रू, आपको एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, हाफ सॉल्व्ड सॉल्यूशन के थ्रू आपको जब कोई चीज बताई जाती है तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्पररी हेल्प है, जिससे बच्चे अगर किसी चीज में अटक रहे हैं, किसी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेम्पररी हेल्प दो। और वो टेम्पररी हेल्प को हम ग्रेजुअली हटाते हैं, अचानक से नहीं हटाते, धीरे धीरे बच्चों के बात से हटाते हैं ताकि वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाए। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। उनका मानना था कि जो समाज में क्या है, नॉलेज बिखरी पड़ी है, आपका काम है उसको बटोरना, है ना। जिस तरह अभी आपका काम क्या है, आपका एग्जामिनेशन पास में है ना, 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो आपको यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन बिखरी पड़ी है, आपको जहां से जैसे मिल रहा है आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए और उसको लेकर एग्जाम में जाइए, आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की। उनका क्या मानना था कि बच्चे कोलैबोरेशन के थ्रू ग्रुप में रह के एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। उन्होंने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, और ये सब प्याजे का भी मानना था कि डिफरेंशिएटेड बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि बच्चों में क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है बच्चों में। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के सीखते हैं। टीचर का क्या काम है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाना है, क्योंकि सारे बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए आपको अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्निक का क्लासरूम में यूज करना है। डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करते हैं बच्चे। क्या करेंगे, लिटिल साइंटिस्ट है तो बच्चे क्या करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग अपने द्वारा डिस्कवर लर्निंग के थ्रू सीखेंगे। गाइडेड इंस्ट्रक्शन देना है, टीचर का क्या काम है, गाइडेंस प्रोवाइड करना, है ना। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, टीचर भी बच्चे को समझा रहा है और बच्चे से भी टीचर कुछ ना कुछ समझता है, वो होती है रेसिप्रोकल टीचिंग, है ना। यहाँ टीचर है मान लो, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि
रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में किसने हमें बताया? तो रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में हमें किसने बताया? वाइगस्की ने बताया। बच्चा भी टीचर से समझ रहा है, टीचर भी बच्चे से समझ रहा है, सब एक दूसरे से समझ रहे हैं, वो होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। और बहुत अच्छा एक बात बताई उन्होंने, पीयर टिटोरिंग। पीयर टिटोरिंग का मतलब है कि आपके जो सहपाठी है, जो आपके साथ पढ़ते हैं, आप उनसे भी सीख रहे हो और आप उनको भी कुछ सिखा रहे हो, ये होती है पीयर टिटोरिंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में किसने बात की? लेव वाइगस्की ने बात की। इसीलिए इनकी थ्योरी को हमको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस दिया है और इनकी थ्योरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ना। इसीलिए इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो सीटेट हो, या अदर किसी भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको इनकी थ्योरी को पढ़ना है। इवन आपको नेट वगैरह में भी आपको पढ़ना पड़ता है इनकी थ्योरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल, जिसको निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली और व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस। यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एक एरिया होता है ना, एक दायरा होता है जहाँ पे बच्चा क्या करता है, वो बीच का दायरा होता है। एक तो होता है, एक दायरा होता है कि बच्चा अपने आप सीख लेता है ना, कोई भी चीज़ अपने आप कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प के थ्रू सीखता है। उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो ये होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोल्सबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या थी, है ना, उनका, यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग किससे प्रभावित थे? प्याजे के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट में किसने काम की? जीन प्याजे ने काम की, और उन्हीं से प्रभावित होके कोल्सबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को डेवलप किया, बनाया, है ना। इनका जो थ्योरी थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग। उनका कहना था कि किस तरह से बच्चे अपनी मोरालिटी को डेवलप करते हैं, है ना, और मोरल रीजनिंग को डेवलप करते हैं, यानी नैतिक तर्क कैसे सीखते हैं बच्चे। हाउ चिल्ड्रन टेक डिसीजन व्हेन दे फेस मोरल डिलेमा। उनकी थ्योरी किस पर थी कि किस तरह बच्चे डिसीजन लेते हैं, है ना, जब वो मोरल डिलेमा में, वो दुविधा में फंसते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं, तो किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। ये बच्चे या हम किसी दुविधा में फंसते हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उन सब पे बेस्ड थी इनकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इनका क्या मानना था कि जिस तरह बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है ना, एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज पे बढ़ते हैं एज के अकॉर्डिंग, सेम उसी तरह बच्चों में क्या होता है, बच्चों का मोरल डेवलपमेंट भी उसी तरह स्टेज में होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारी मोरल रीजनिंग चेंज होती है ना, हम मोरल डिलेमा को फेस करते हुए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मोरल डिलेमा क्या है, जिसको हम नैतिक दुविधा कहते हैं, है ना। ऐसी चीज, ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए कि हमें दोनों में से किसी एक को चुनना है ना। मोरल डिलेमा इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। आपके पास डिफिकल्ट चॉइस हो गई, यानी आपको बोल दिया जाए कि आपका कोई बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मान लीजिए कि आपका केवीएस का एग्जाम है ना, केवीएस एग्जाम और आपका DSSS दोनों का एग्जाम आपका एक ही डेट को पड़ जाए, तो आपके पास वो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, आपकी मोरल डिलेमा या आपके पास नैतिक दुविधा आ जाएगी कि आप केवी को, यानी केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम को आप चूज करो या आप DSSS के एग्जाम को चूज करो। दोनों आपकी चॉइस है, लेकिन आपको किसी एक को चूज करना होता है। तो जब आप किसी एक को चूज करोगे तो आप वहां पे मोरल रीजनिंग का प्रयोग करोगे, आप वहां पे तर्क लगाओगे कि कौन सा बेटर रहेगा, है ना। तो हमेशा जब देखिए, जब आप मोरल डिलेमा में फंसते हो ना, तो दो चीजों में से किसी एक को चूज करना होता है, तो एक के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, एक को आपको इग्नोर करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। ठीक है, तो मोरल डिलेमा क्या है? नैतिक दुविधा। मोरल डिलेमा इज अ सिचुएशन, क्या है मोरल डिलेमा? एक सिचुएशन है वेयर इन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। आपके पास डिफिकल्ट चॉइस रहेगी, आप किस चीज को चुनो और किसको ना चुनो। और जब वहां पे आप तर्क लगाते हो, आप मोरल रीजनिंग लगाते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, का निर्णय लेते हो, वो होती है मोरल रीजनिंग, जिसको हम नैतिक तर्क कहते हैं। यानी सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोल्सबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है और प्रत्येक स्तर में 2 चरण हुए।
यानी 3 स्तर है और 2, हर स्तर में आपको 2 चरण मिलेंगी। अगर सिंपली अगर मैं बताऊं तो इन्होंने 3 लेवल दिए, ठीक है, 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दी। हर लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेंगी। समझ में आ रही है बात? इन्होंने अगर कोलबर्ग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए, कितने स्तर दिए, तो 3 स्तर दिए यानी 3 लेवल दिए। कितने स्टेजेस दिए इन्होंने, तो 6 स्टेजेस दिए। एक लेवल में आपको 2 स्टेजेस मिलेगी। अब सबसे पहले हम उनके लेवल को देखेंगे। सबसे पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा होता है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है? पूर्व परंपरागत, दूसरा होता है परंपरागत और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत। यानी 3 उन्होंने लेवल दिए। अब एक एक करके हम फास्ट वे में पढ़ेंगे कि क्या दिया उन्होंने, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? जिसको हम पूर्व परंपरागत कहते हैं। 4 से 10 वर्ष के बच्चों का ये एज माना जाता है। इसका पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का है, यानी बच्चे यहाँ पे वो काम करेंगे जो या तो ओबीडियंस आज्ञाकारी बनने के लिए कोई काम करेंगे या तो दंड से बचने के लिए, है ना, दंड से बचने के लिए कोई भी काम करेंगे। वो जैसे मैम ने बोला है कि होमवर्क करके आना है, तो मैम के डांटने के, मैम के थप्पड़ खाने के डर से बच्चे होमवर्क करेंगे। उनकी अपनी कोई मोरालिटी नहीं रहती यहाँ पर। यानी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जीरो मोरालिटी कहाँ रहती है, तो जीरो मोरालिटी आपको मिलेगी स्टेज 1 में। यहाँ पे बच्चे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का ये ओरिएंटेशन होता है, यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है, जिसको आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास के नाम से हम जाते हैं। बच्चों की मोरालिटी यहाँ पे 0 होती है। इनकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं रहती। बस ये अच्छा मतलब टीचर ने ये बोला है तो मैं ये काम करूंगा, यानी आज्ञाकारी बनने के लिए, या टीचर के डर से कि टीचर या हमें पनिशमेंट ना दे दे, उस डर से बच्चे यहाँ पे कोई काम करते हैं। यानी यहाँ पे बच्चे रूल को फिक्स मानते हैं अकॉर्डिंग टू टीचर, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है टिट फॉर टैट का स्टेज, जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जैसे को तैसा। और यहाँ पे बच्चे म्यूचुअल बेनिफिट यानी सेल्फ बेनिफिट की बात करते हैं। सेल्फ बेनिफिट की बात यानी अपना जहाँ पे बेनिफिट होगा ना, अपना जहाँ फायदा होगा ना, उस चीज को बच्चे यहाँ पे देखते हैं। इसको हम इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि अगर किसी बच्चे के पास आइसक्रीम और किसी बच्चे के पास क्या है, पिज्जा है, तो ये बच्चा कहेगा कि अगर तुम मुझे आइसक्रीम दोगे तो मैं अपना पिज्जा तुम्हें शेयर करूंगा। यानी यहाँ पे बच्चे को सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है ना, यानी टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, ठीक है। अगर कोलबर्ग के अकॉर्डिंग अगर इस स्टेज के बच्चे से अगर पूछा जाए कि हाइंस ने चोरी की तो क्या सही की, तो इस वाले स्टेज के बच्चे जानते हो क्या बोलेंगे? इस स्टेज वाले बच्चे बोलेंगे कि हाँ, उसने चोरी करना सही बात था हाइंस का, क्योंकि इससे उसकी वाइफ की जान बच सकती थी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को देखते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे लेवल 2 स्टेज नंबर 3, ठीक है। कन्वेंशनल, जिसको परंपरागत 10 से 13 साल के बच्चों का होता है, ये होता है, इसमें गुड बॉय गुड गर्ल का स्टेज होता है। यहाँ पर समाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे सोचते हैं। अगर समाज में किसी चीज को अच्छा बोला जाता है तो बच्चे उसी चीज को करेंगे। अगर समाज में किसी चीज को बुरा बोला जाता है तो उस चीज को नहीं करेंगे। यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बच्चे क्या करेंगे? सबसे अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे को पता है कि मैम अगर मैं ये काम करूंगा तो मैडम मेरे को गुड गर्ल बोलेगी, नाइस गर्ल बोलेगी, गुड बॉय बोलेगी, तो बच्चे वो काम करेंगे। यानी सोसाइटी में जो चीज़ अच्छी बताई गई है उन सब चीज़ों को बच्चे करेंगे। चौथी स्टेज होती है स्टेज 4, जिसको कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी रूल्स, जो भी ऑर्डर, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के नाम से हम जानते हैं, रूल्स आर रूल्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। यहाँ पर बच्चे की मोरालिटी क्या होती है कि जो रूल गवर्नमेंट ने बना दी है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। हमें किसी भी हालत में रूल को फॉलो करना है। और वहाँ पे बच्चे मेंटेन करते हैं, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अगर पूछा जाए कि किस स्टेज में हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, तो स्टेज नंबर 4। और लेवल पूछा जाए तो कन्वेंशनल लेवल होता है। ये पूरी तरीके से सोसाइटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेज आता है स्टेज नंबर 5, जिसको जो आता है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर साल के बच्चों का ये स्टेज होता है, ठीक है। अब इस स्टेज में बच्चे क्या करेंगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट, यानी इंडिविजुअल राइट के लिए ये काम करेंगे। रूल्स ऑफ सोसाइटी कैन चेंज फॉर इट्स वेलफेयर एंड दे
दे आर नॉट रिजिड। यानी यहाँ पे जब इस स्टेज में बच्चे पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों की मोरालिटी क्या होती है कि जो रूल बनी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी में जो रूल बनी हुई है या सोसाइटी ने जो रूल बनाई है उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? अगर किसी का उसको रूल ब्रेक करने से किसी का भला होता है तो हम उस रूल को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, तो ट्रैफिक लाइट में आपको क्या करना होता है? ट्रैफिक लाइट में अगर आपको रेड सिग्नल मिला है तो आपको वहां रुकना पड़ता है, क्योंकि वो रूल है ना। आपको ग्रीन सिग्नल में ही, रेड लाइट है तो आपको रुकिए, और जब तक आपकी येलो लाइट में रुकना रहता है, और जब तक आपकी ग्रीन लाइट नहीं होती आप वहां से मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि किसी को आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है और अगर वहां पे आप रुके तो उसकी जान जा सकती है, तो आप वहां पे रूल को ब्रेक करोगे। यानी आप रूल ऑफ द सोसाइटी कैन बी चेंज फॉर इट्स वेलफेयर एंड दे आर नॉट रिजिड। रूल रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की जान चली जाए उस रूल के कारण तो वो रूल बेकार है, ठीक है। तो यहाँ इस स्टेज के बच्चे या इस स्टेज में जो लोग आते हैं वो इस तरह से सोचते हैं। उसके बाद होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये होता है सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास के नाम से हम इसको जानते हैं। इंडिविजुअल फॉर्म देयर ओन प्रिंसिपल। यहाँ इस स्टेज में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और इस स्टेज के लोग क्या होते हैं? अपने प्रिंसिपल बनाते हैं, अपने रूल्स को बनाते हैं, है ना। और ये बहुत समाज से बहुत ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, ये अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। जैसे इस स्टेज में आप गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, आप भगत सिंह का नाम ले सकती हो कि उनके लिए देश सर्वोपरि है, देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनकी जान भी क्यों ना चली जाए, ठीक है। तो हमने ये तीनों थ्योरी बहुत ही शॉर्ट में हमने पढ़ी। अब हम इनके क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये गलत है कि लेव वाइगस्की ने कहा था कि सोशल फैक्टर से ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये गलत है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी रोल होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये तो प्याजे ने बोली थी कि पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लैंग्वेज डेवलप करता है, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है फिर लैंग्वेज डेवलप होता है। तो ये प्याजे का कथन था, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों इंडिपेंडेंट है नहीं, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट से क्या होता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये बात किसने कही थी? लेव वाइगस्की ने कही थी कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत स्मूथली चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। At which level of Lawrence Coles per moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectation of the society and behave in a good way? अभी हमने पढ़ा कि किस लेवल में, यानी किस लेवल में बच्चे सोसाइटी के अकॉर्डिंग गुड बिहेवियर रखते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, और सोसाइटी में जो रूल बनी है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो होता है कन्वेंशनल लेवल, यानी परंपरागत, जिसमें स्टेज 2 और स्टेज 3 आता है, नहीं, जिसमें स्टेज 3 एंड स्टेज 4 आता है, जहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल वाला रहता है, और सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की बात हम करते हैं, ठीक है। यानी कन्वेंशनल लेवल में बच्चे सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और गुड बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर सच एज टीचर एंड पीयर्स कैन प्रोवाइडेड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। यानी जब आप मोर नॉलेजेबल अदर से इंटरैक्ट करोगे, तो जब किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो वो क्या है? सोशल इंटरैक्शन है, दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। तो आपका मोर नॉलेजेबल कौन हो सकता है? आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो आपसे ज्यादा जानते हैं। इवन आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं अगर आपसे ज्यादा जानते हैं,
ठीक है। तो कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट, नेसेसरी सपोर्ट का मतलब है स्कैप फोल्डिंग दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं ना, टू हेल्प लर्नर टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, बिल्कुल सही बात है। सोशल इंटरैक्शन के थ्रू मोर नॉलेजेबल अदर, किसी को गाइडेंस देता है जिससे आपकी स्किल और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सोशल इंटरैक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। सोशल इंटरैक्शन करोगे तभी तो आपकी लर्निंग होगी, तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हो गया रीजन आपका सही है असर्शन का, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी आपका असर्शन यानी आपकी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यानी विदाउट सोशल इंटरेक्शन आप ना मोर नॉलेजेबल अदर का कोई रोल रहता है, न स्कैप फोल्डिंग का कोई रोल होता है, यानी सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, उसके बाद आपकी क्या आएगी, आपका वहां पे रोल डेवलप होगा मोर नॉलेजेबल अदर का, और स्कैप फोल्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कैरोल ग्लिगन हैज क्रिटिक कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कैरल ग्लिगन नाम की एक महिला थी जिन्होंने कोल्सबर्ग की थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिक किया था, क्रिटिसाइज किया था। क्यों किया था? देखिए कैरल जो कोल्सबर्ग थे ना, जो अपने कुछ मेल स्टूडेंट से ही अपनी स्टोरी को क्या किया था, डिस्कस किया था, और उनसे ही उन्हें ही मोरल डिलेमा दिया था, उनसे ही मोरल रीजनिंग पर क्वेश्चन किए थे। लेकिन उन्होंने जो फीमेल स्टूडेंट थी या जो भी फीमेल पर्सपेक्टिव होती है उसको उन्होंने क्या किया था, इग्नोर किया था। क्योंकि देखिए सबके सोचने का तरीका अलग है। आप देखोगे आपके घर में जो आपकी मदर है, माँ है, वो क्या कैसे सोचती है, अलग तरीके से सोचती हैं, और फादर जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल रूप से सोचते हैं। फादर हर चीज़ का फायदा नुकसान देखते हुए सोचते हैं, लेकिन आपकी मदर क्या होती है, बहुत इमोशनल होती हैं, तो उनकी थिंकिंग, उनकी सोच का तरीका अलग होता है। तो आपने पूरी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप कर दी सिर्फ किसके व्यू को लेके, मेल स्टूडेंट के व्यू को लेके आपने फीमेल को इग्नोर कर दिया। अगर आप फीमेल को लेते तो हो सकता है थ्योरी कुछ और होती। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया, और क्या था, फ्रॉम ए फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कैरल ग्लेगन हैज क्रिटिक्ड कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट फ्रॉम ए फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्टिक का मतलब है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो समझ में आई बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। One of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is dash, which refer to tendency to focus on one aspects of situation and neglects other। यानी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कोल्सबर्ग की थ्योरी की जिसमें हम एक तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके से हम नहीं सोचते, यानी हम एक पहलू को देखते हैं दूसरे पहलू को नहीं देखते। वो है सैनिट्रेशन। क्या है? सैनिट्रेशन है वो। सैनिट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ग्लास की लंबाई को देखते हैं, ग्लास की चौड़ाई को नहीं देखते हैं। वही है, एक चीज को आप देख रहे हो और दूसरी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो, वो होता है सैनिट्रेशन। और ये किसका है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी स्टेज नंबर 2 ऑफ प्याजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। As per Lev Vygotsky, dash play an significant role in development of conceptual ability among children। यानी बच्चे के conceptual development है, बच्चे का concept clear हो, है ना, बच्चे का cognitive development बहुत अच्छे से हो, उसके लिए कौन सा ऐसा चीज है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है पीयर कोलैबोरेशन। पीयर कोलैबोरेशन की बात किसने की थी, या पीयर ट्यूटोरिंग की मैंने अभी बात की थी, वो कौन करता है? यानी ये क्या बोलते हैं कि ग्रुप में हम समाज में रह के सीखेंगे, है ना, समाज में नॉलेज बिखरी पड़ी है, हमें क्या करना है, उसको इकट्ठा करना है। हम कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू, पीयर के साथ, टीचर के साथ इंटरैक्ट करके सीखेंगे। तो पीयर कोलैबोरेशन की बात किसने करी थी? लेव वाइगस्की ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगस्की थ्योरी इनर स्पीच क्या है? लेव वाइगस्की थ्योरी के अकॉर्डिंग इनर स्पीच क्या है? मैंने क्या बताया था, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ स्पीच दिया था। एक सोशल स्पीच था, एक प्राइवेट स्पीच था और एक इनर स्पीच था। इनर स्पीच से क्या करते हैं, इज अ वे फॉर ए चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। ये एक बच्चे की सोचने का तरीका होता है जिसके थ्रू अपने वो थिंकिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों, मैं ध्यान रखिएगा। आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूरे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो आपको देखने को मिलेंगे। आपको देकर आना एग्जाम, तो फिर आप बताना कि मैडम हाँ 7 से 8 क्वेश्चन इस थ्योरी से आए थे, इसीलिए मैंने इस थ्योरी को पढ़ाया। ठीक है, एक आपको इससे आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 4-year-old Arpana say that a button is alive because it helped tie her shirt together. According to Jin Piaget, her thinking is characterized by, यानी 4 साल की एक बच्ची है जिसका अर्पणा नाम है, वो क्या कहती है कि जो बटन होते हैं ना हमारे शर्ट के, वो भी जीवित हैं, उनमें भी जान है, क्योंकि वो मेरे साथ मेरी हेल्प करते हैं जब मैं उसको क्या करती हूँ, उसको लगाती हूँ, उस बटन को लगाती हूँ। तो उसकी थिंकिंग क्या शो करती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है? उसकी थिंकिंग है एनिमिस्टिक। जब हम निर्जीव चीज को सजीव समझते हैं, जब हम नॉन लिविंग थिंग को क्या समझते हैं कि लिविंग है। जैसे बच्चे टेबल को मारते हैं जब उन्हें चोट लग जाती है, चेयर को मारते हैं जब उन्हें चोट लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not a limitation of pre-operational thought? लिमिटेशन का मतलब है नेगेटिव फॉर्म में, यानी कमी। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी, तो कमी कौन सी नहीं है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का? तो देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये तो है लिमिटेशन। ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, जैसे सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसी पूरी दुनिया सोचती है। इरिवर्सिव ऑफ थॉट, ये भी होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चों में। लेकिन यहाँ पे बच्चे सिंबॉलिक थॉट को डेवलप करते हैं, और ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्सबर्ग थ्योरी? यानी कोल्सबर्ग थ्योरी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? अभी इनका थ्योरी क्या थी? हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एसोसिएशन विद कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ठीक है, द थ्योरी हैज एलोबरेट टेस्टिंग प्रोसीड्योर, इट एस्टैब्लिश ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर। यानी देखिए इनका क्या मानना था, यहाँ पे पहले में दिया है कि ये सपोर्ट करता है कि जैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी जो होती है, जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी मोरालिटी भी उसी तरीके की होती जाती है। ये किसका मानना था? कोल्सबर्ग का मानना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जैसे जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सेम उसी तरह स्टेज में हमारा मोरल डेवलपमेंट भी होता है, हमारी मोरालिटी भी है। हम एज के अकॉर्डिंग मोरल डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये बात अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये क्रिटिसाइज हो सकता है, क्योंकि देखोगे बहुत छोटे बच्चे भी बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। अब 26 जनवरी को बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे जैसे वीर बालकों को दिया जाता है, तो क्या होते हैं बहुत छोटे उम्र के बच्चे बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, अपनी जान पर खेल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे तभी हम बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ा काम करते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात सही है कि जैसे जैसे कॉग्निटिव मोरालिटी होती है वैसे वैसे आपकी मोरल मोरालिटी भी डेवलप होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? किसी को आप क्या कर रहे हो, वो जोन जहाँ पे बच्चे किसी के हेल्प के थ्रू कोई काम कर लेते हैं, है ना। तो ये होगा इट इज ए फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, वो तो है। मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉसिबल वो तो होगा नहीं। द डेवलपमेंट फेज व्हेन अ चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, a context in which a children can almost perform a task on their own with a right level of support, यही सही है। देखिए वो जोन होता है जहाँ पे बच्चे उस काम को कर लेते हैं लेकिन आपको राइट लेवल ऑफ सपोर्ट देना पड़ता है ना। तो अगर आप मान लीजिए वो अकेले नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपने टेम्परेरी हेल्प दिया, तो उस हेल्प के थ्रू वो बच्चे क्या करते हैं, उस काम को कर जाते हैं। जैसे हाल आपने बच्चे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व कर दिया और बोला कि अब इसको आप पूरा सॉल्व करो, हमको ये तरीका होता है, तो बच्चे वहां पर कर लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। और ये जो हो रहा है कि जहां पे मैक्सिमम डेवलपमेंट उसको होता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं। जो यहाँ पे फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल उसको बोलते हैं जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम।
लेविटिकस की प्रपोज दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चाइल्ड। सेल्फ रेगुलेशन के लिए कौन सी स्पीच उन्होंने दी थी, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कुल 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन लॉरेंस कोल्सबर्ग moral development theory, children move from understanding consequence of act to determine whether they are good or bad to understanding the rules and the laws are flexible and can be changed, है ना। यानी यहाँ पे कहने के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे बच्चे बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वो चीज़ों को समझते हैं कि गुड क्या है, बैड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो रूल को चेंज करते हैं जैसे जैसे उनकी स्टेज बढ़ती है ना। यानी उनका मानना होता है बाद में जाकर कि रूल जो है वो फिक्स नहीं हो सकती, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है। लॉरेंस कोल्सबर्ग आर्गू दैट मोरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या बोला था कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, धीरे धीरे होता है। ये भी सही है। तो जब धीरे धीरे होगा तभी तो आपको ये समझ में आएगी कि हम रूल जो है फिक्स नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों बात सही है। देखिए, इसके लिए आपको थ्योरी को बहुत ही डीप पढ़ना होगा, और जो स्टेटमेंट लिखा रहता है ना बच्चों, उस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। नहीं समझ में आए इंग्लिश में हिंदी में पढ़िए, हिंदी में नहीं समझ में आए इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि कभी कभी आपको एक लैंग्वेज में नहीं समझ में आए, जब आप अटक रहे हो उस क्वेश्चन का आंसर देने में, तो आप दोनों में पढ़ लो। आपके पास दोनों ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है आपको। CDP में कोशिश कीजिए 30 आउट ऑफ 30 आए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आता भी है बच्चों को, है ना। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। यानी किस स्टेज में बच्चे सेल्फ सेंटर रहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो याद कीजिए, हमने बोला था जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट की, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, टीट फॉर टैट की बात करते हैं, वो स्टेज होता है स्टेज नंबर 2। और अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल 1, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे जहाँ पे स्टेज 2 दिया हो और लेवल 1 दिया हो, ऑप्शन नंबर 2 एट द सेकेंड स्टेज इन द लेवल 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोलता है। Which of the following are the example of scaffolding? Scaffolding क्या है? टेम्पररी हेल्प, टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी गाइडेंस, टेम्पररी क्लू देना किसी भी बच्चों को जिससे वो किसी वर्क को नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके हेल्प के थ्रू कर जाएं, वो होता है स्कैफोल्डिंग, है ना। तो स्कैफोल्डिंग में कौन कौन सा आना चाहिए? थिंक अलाउड, जोर से सोचो, है ना, तेज सोचो। तो ये तो होगा सोचना। जब बोलते हैं कि सोचो, जैसे आप किसी चीज में फंस रहे हो, आपकी टीचर आके बोलते हैं फिर से सोचो, थिंक अलाउड, तो ये है प्रॉम्प्ट एंड क्लू देना, ये भी है क्वेश्चन करना। जैसे आप बच्चे वहां पे फंस रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उससे राइज करना स्टार्ट करते हो ताकि बच्चे वहां तक पहुंच जाए, ये भी है। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, ये भी है। रोट रिहर्सल नहीं होता है, आप रट के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये नहीं होता है। तो जिस ऑप्शन में A, B, C और D चारों आएंगे वही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 A, B, C and D चारों आपका स्कैफोल्डिंग का वे है। द वे ऑफ स्कैफोल्डिंग इज इन दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्सबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्ड इट रिप्रेजेंट दैट स्टेज ऑफ मोरालिटी। यानी कोल्सबर्ग की वो स्टेज जहाँ पे आप परफॉर्म क्यों कर रहे हो, क्योंकि दूसरा कोई अप्रूव्ड करे। जैसे आपसे बोला जाता है, लड़कियों से मोस्टली बोला जाता है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, समाज में लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के, आप छोटे कपड़े मत पहनो, समाज में लोग क्या कहेंगे, इस तरह का समाज आपको अप्रूव करेगा, समाज के साथ आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जब आप कोई काम करते हो, वो कौन सी स्टेज होती है? तो वो होती है कन्वेंशनल लेवल होती है। और स्टेज नंबर 3 and 4 इसमें आता है। ठीक है, जहाँ पे आप गुड बॉय गुड गर्ल बनने के हो, आप छोटे कपड़े नहीं पहनोगे, नहीं तो समाज के लोग कहेंगे कि भाई छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि समाज में इसको, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
लेव वाइगस की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी उन्होंने किस चीज पर फोकस किया जो कि आपके लर्निंग प्रोसेस को एम्फसाइज करता है, इफेक्ट डालता है, वो होता है कल्चरल टूल। यानी उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया, मैंने आपको पहले भी बताया, लैंग्वेज पर, सोशल इंटरेक्शन पर और कल्चर पर। इन तीनों के प्रभाव से किसी का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे कल्चर टूल एट्रीब्यूशन की बात, मोटिवेशन की बात, इग्लोबरेशन की बात किसने की थी? प्याजे ने की थी। तो ये तो होगा नहीं, है ना। कल्चरल टूल किससे रिलेटेड है? आपके वाइगस्की से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किस टर्म में जीन पियाजे ने डिस्क्राइब किया है? स्कीमा, यानी साइकोलॉजिकल टूल की बात नहीं की। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर बॉन्ड की बात कौन करते हैं? जो बिहेवियरिज्म थे, है ना, बिहेवियर, जैसे स्किनर की, हम लोग स्किनर की बात करते हैं, हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, वो एसआर बॉन्ड की बात करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगस्की से रिलेटेड। स्कीमा क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। वही उनका कहना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के टर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोलता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज, यानी क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज में? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे का, जो कि दूसरा होता है स्टेज, उसका कैरेक्टराइज क्या है, उसमें किस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जिसको हम अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था बोलते हैं। सैनिट्रेशन ऑफ थॉट, बिल्कुल सही है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, यानी हाइपोथेसिस कब बच्चे डेवलप करते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, स्टेज नंबर 4 में। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएशन आता है स्टेज नंबर 3 कॉन्क्रीट में, ये होता है फॉर्मल का। तो आपको प्री ऑपरेशनल का बताना था, वो कौन सा होगा? वो होगा सैनिट्रेशन ऑफ थॉट। बच्चे एक तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके से नहीं सोचते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? Concrete operational stage का आपको एक कैरेक्टर बताना है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किसका है? फॉर्मल का, यानी स्टेज नंबर 4, ये तो होगा नहीं। डेफर्ड इमिटेशन कब करते हैं? डेफर्ड इमिटेशन स्टेज नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज में करते हैं, ये भी नहीं होगा। मेक बिलीव पे और इरिस्पेक्टिव ऑफ थॉट स्टेज नंबर 2 प्री ऑपरेशनल। कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन यानी क्लासिफिकेशन आ जाता है, कंजर्वेशन थिंकिंग आ जाती है, यानी डिसैनिट्रेशन हो जाता है बच्चों का, वो होता है ऑप्शन नंबर 2 है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ये कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाएगी। तो ये थे कुल 20 क्वेश्चन, जो कि ये तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरियों से मैंने ली है, प्रीवियस ईयर बेस्ड थी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा फिगर ऑफ स्पीच से, क्योंकि इंग्लिश में आपको फिगर ऑफ स्पीच से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो और पेपर 2 हो। तो बहुत जल्द आपको 1 से 2 दिन में आपको फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही उसको मैं समझाऊंगी भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।